तो आज 30 दिसंबर का पहला आर्टिकल है जो वो है इंडिया का फर्स्ट फिशिंग कैट कॉलरिंग प्रोजेक्ट आया है। आया कहाँ है? कोरेंगा नेशनल पार्क में या कोरेंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो उससे पहले हम ये देखें कि फर्स्ट ये क्या है, फिशिंग कैट कॉलरिंग है। मतलब जो कैट है उसके कॉलर में लगा के उसकी जांच होगी तो कैट के बारे में जाना जाएगा। अब पर ये सेकंड सेंसस है फिशिंग कैट का। तो जो कैट है ये जो मछलियों को मारेगी समुद्र में, तो इस कैट का जो सेंसस पूछा जाएगा तो ये सेकंड होगा। पर अगर कॉलरिंग के बारे में बात करेगा प्रोजेक्ट का तो ये कौन सा होगा? फर्स्ट प्रोजेक्ट होगा। अब दूसरा सबसे मेन चीज है कि कोरिंगा वन्य जीव जो अभयारण्य है, कोरिंगा वो कहाँ पे है? तो कोरिंगा वाला पहले मैप देख लेते हैं। तो कोरिंगा है जगह आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश वाला ये एरिया है, आंध्र प्रदेश में कोरिंगा तट पे है। यहाँ पे गोदावरी नदी, कोरिंगा नदी वाला क्षेत्र ये आता है। तो ऊपर की तरफ इस क्षेत्र में देखें तो इधर उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना और इधर आंध्र प्रदेश की सीमा है। तो आंध्र प्रदेश के तट पे है कोरेंगा। आंध्र प्रदेश के कुछ और देखें सेंचुरी वगैरह नेशनल पार्क, तो पापी कोंडा नेशनल पार्क है, राजीव गांधी नेशनल पार्क है और ये है वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। तो कोरेंगा, कोरेंगा के नीचे पापी कोंडा, पापी कोंडा के नीचे आंध्र प्रदेश अगर क्रम से आएगा और नीचे है वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। अब कोरिंगा नेशनल पार्क की कुछ विशेषताएं भी हैं। तो पहली चीज पता चली हमें कि कोरिंगा में फिशिंग कैट का अध्ययन हो रहा है। अब कोरिंगा जो है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है। पहला सुंदरवन है, तो कोरिंगा वन्य क्षेत्र अगर देखें मैंग्रोव वन्य क्षेत्र तो दूसरा सबसे बड़ा है। और यहाँ पे ये बड़ी फिशिंग कैट जो है वो पाई जाती हैं। अब इनका एरिया आंध्र प्रदेश वाले एरिया में है। अब चूंकि इस एरिया के आसपास जहाँ कोरिंगा नदी गिरती है वहाँ पे एक आइलैंड है जो फेमस है। उस आइलैंड का नाम है होप आइलैंड। तो ये आइलैंड याद रखना है कि होप आइलैंड कहाँ पे। अब इस होप आइलैंड की कुछ विशेषताएं, वो विशेषताएं क्या है? जो समुद्र और गोदावरी के संगम को रोकता है। मतलब क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश का जो तट है वहां पे समुद्र का तट है चारों तरफ। उस समुद्र तट में गोदावरी नदी जब गिर रही होती है तो गोदावरी नदी सीधे समुद्र से नहीं मिल पाती है क्योंकि वहाँ छोटा सा एक आइलैंड है। तो इसका नाम है होप आइलैंड है और यहाँ ज्यादातर समुद्री क्षेत्र वाला ही है। कोरिंगा में मैंग्रोव वन अभी देखें, कोरिंगा में मैंग्रोव वन है। पर वनस्पति कैसी होती है? तो शुष्क पर्णपाती उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। तो पर्णपाती उष्णकटिबंधीय वन। अब सदाबहार क्यों नहीं है? क्योंकि पश्चिमी तट वाला एरिया सदाबहार वनों के लिए जाना जाता है और पूर्वी एरिया में बरसात चूंकि कम होती है तो पर्णपाती उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। और 33 डिग्री 23 डिग्री से नीचे है तो उष्णकटिबंधीय वाला क्षेत्र हो गया। तो ये हो गया। अगला है यहाँ पे जैव विविधता। तो चूंकि क्षेत्र वन वाला है तो जैव विविधता यहाँ पे अच्छी होगी। ऑलिव रिडले यहाँ पे कछुए पाए जाते हैं। तो मेन क्या है? ऑलिव रिडले। अब इनके बारे में हम जानते हैं कि उड़ीसा में ये ऑलिव रिडले ज्यादा पाए जाते हैं। तो उड़ीसा में पाए जाएंगे और ये यहाँ पे भी पाए जाते हैं। इसका ये क्षेत्र देख लिया कि पापीकोंडा रहेगा नीचे नेशनल पार्क है और कोरेंगा क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अब फिशिंग कैट के बारे में देखें। अब चूंकि जो घरेलू जानवर होते हैं वो हमेशा थोड़ा छोटे होते हैं। तो जो फिशिंग कैट होती हैं वो 28 बिल्ली की प्रजातियों में सबसे बड़ी में मानी जाती हैं। तो घरेलू से दुगना होती हैं इनका साइज। तो घरेलू से जो जंगली जानवर होते हैं वो ज़्यादा बड़े होते ही हैं। तो ये है इसमें। इन एरिया में रहेंगी कहाँ से? चूंकि ये फिशिंग कैट हैं तो फिश को मारेंगी तो ये आर्द्र भूमि वेटलैंड वाले एरिया में रहेंगी, दलदली वाले एरिया में रहेंगी। तो ऑक्सबो झीलें होती हैं उन वाले एरिया में रहेंगी। तो ये है इनमें। विश्व में वितरण देखें तो भारत और उसके आसपास के क्षेत्र हैं चारों तरफ, वहां पे इनका क्षेत्र पाया जाता है। और चूंकि मैंग्रोव सुंदरवन में है तो उस एरिया में भी ये देखी जाती हैं। स्थिति क्या है इसकी आयुषीन की? तो वनरेबल में है, सुभेद्य में है। वनरेबल में मतलब ज्यादा खतरे में नहीं है। और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत किस में है? अनुसूची वन जो होती है अपेंडिक्स वन में है। अनुसूची वन में है जहाँ प्रमुख जीवों को रखा जाता है। और अगर साइट्स की अनुसूची में देखें तो परिशिष्टि 2 के अंतर्गत है। अब कुछ कुशल तैराक होती हैं। चूंकि ये मछलियों को मारेंगी तो तैराक तो होंगी। और मछली पकड़ने के लिए अक्सर पानी में ये प्रवेश करती हैं। और ये कब प्रवेश करेंगी? तो जो होती हैं कैट वो ज्यादातर वैसे ही रात्रि होती हैं। तो ये रात्रि के जानवर होते हैं जो कि शिकार करती हैं। इनकी जो पूंछ होती है वो घरेलू बिल्ली की तुलना में थोड़ी छोटी होती है जो इन्हें तैरने में सहायक होती है। तो ये पूछा जा सकता है। अब ये जो प्रोजेक्ट है कोरेंगा नेशनल पार्क का, कॉलरिंग वाला कॉलर कराया जाएगा उनके गले में, लगाया जाएगा। तो वो अभी 2-3 महीने अगले में पूरा हो जाएगा। 3 महीने का प्रोजेक्ट है। और कौन इस प्रोजेक्ट को कर रहा है? तो कोरेंगा अभयारण्य में ये किया जा रहा है।
अब इसके बाद यहाँ पे एक देखेंगे तो हल्के उपकरण से कॉलर किया जाएगा इनका, और प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में इनकी जनगणना भी की जाएगी। अब है अगला आर्टिकल एक्सरसाइज सूर्य किरण। तो इसे याद रखने के लिए ऐसे याद रखते हैं कि वो सूर्य ऊपर की तरफ होता है, तो ये इस एरिया में क्या है, नेपाल है। तो नेपाल के इधर से सूर्य निकला होगा, तो सूर्य किरण किसके साथ होता है, नेपाल के साथ। अब इस एरिया में अगर हमें देखेंगे तो इसका एरिया इस बार इम्पोर्टेंट है कि कहाँ पे हुआ है, तो नेपाल के साल झंडी वाली एक एरिया जगह है, वहां पे हुआ है। तो नेपाल के साल झंडी, जैसे साल के वृक्ष भी होते हैं तो उससे याद रख सकते हैं, साल झंडी वाले एरिया में हुआ है। और कब हो रहा है, 31 दिसंबर से जनवरी के बीच में। अब इसमें डेट भी इंपॉर्टेंट है, अभी पीसीएस में भी आई थी। डेट के हिसाब से लगाना है तो एक तरीके से जनवरी के आसपास इसे ऐसे कह सकते हैं कि लगभग मिड जनवरी के बीच में ये हो जाएगा एक्सरसाइज सूर्य ग्रहण। संस्करण इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसका। और ये है, अगला देखें एक्सरसाइज सूर्य किरण का, तो वही वाली चीजें इसमें दे दे रखी है। सबसे मेन जगह याद रखनी है, और बाकी ये नॉर्मल से उद्देश्य होते हैं कि उद्देश्य क्या होगा, भारत चीन के बीच, वो भारत और नेपाल के बीच युद्ध अभ्यास करना, जो आतंकवाद है और ऐसी चीजों में एक दूसरे की मदद करना। तो ये हो जाएगा। अगला है कैनेरी आइलैंड का आर्टिकल। तो कैनेरी आइलैंड क्यों फेमस है, तो इसका पहले एरिया देख लेते हैं। तो कैनेरी जलधारा सबने सुनी होती है, तो अफ्रीका के जो पश्चिमी एरिया है, इस एरिया में ये क्या है, कैनरी आइलैंड पाया जाता है। तो कैनरी आइलैंड पे स्पेन का अधिकार है। कैनरी आइलैंड पे किसका अधिकार है, स्पेन का आइलैंड है। अब अभी फेमस क्यों चल रहा है कि अफ्रीका के जो लोग हैं, अफ्रीका के जो हैं वो लोग यहाँ के रास्ते, इस कैनरी आइलैंड के रास्ते कहाँ पे प्रवेश करते हैं अवैध रूप से, स्पेन और यूरोप की तरफ जाते हैं। तो इस वजह से ये चर्चा में चल रहा है। तो अब कैनरी आइलैंड के बारे में देखते हैं। तो मोरक्को, चूंकि हमने देखा है अफ्रीका के किनारे पे मोरक्को है, तो मोरक्को के पश्चिम में ये स्थित है। और यहाँ पे जो जलवायु है वो कैसी पाई जाएगी, उष्णकटिबंधीय, क्योंकि 0 डिग्री के आसपास है, तो उष्णकटिबंधीय यहाँ पे पाई जाती है और मौसम गर्म होता है। पर जो कैनरी जलधारा होती है वो कैसी जलधारा होती है, ठंडी जलधारा। अब हमें ये पता है कि जहाँ ठंडी जलधारा होगी उस एरिया में क्या होंगे, मरुस्थल होंगे। चूंकि इस एरिया में ठंडी जलधारा है, तो ये पूरा सहारा का एरिया इसकी वजह से क्रिएट हुआ है इसके आसपास। तो यहाँ वर्षा की मात्रा कैसी रहेगी, कम रहेगी। तो ये है। तो सहारा रेगिस्तान में वर्षा न होने का एक कारण क्या है, कैनेरी आइलैंड के आसपास जो कैनेरी जलधारा चलती है। तो यहाँ पे वही है, प्रवासियों के लिए ये एक काम कर रहा है कि प्रवासी यहाँ जाते हैं और यहाँ से अवैध रूप से जाते हैं, यूरोप में प्रवेश करते हैं। अगला है ऊद बिलाव, ऊटर जिसे कहते हैं। तो फर वाले जिनके पैर में थोड़ा फर होता है, मतलब पानी के रहने के अनुकूल होते हैं, तो वो ऊटर जो है, ऊद बिलाव, वो कैलिफोर्निया के तट पे क्या कर रही हैं, नेचर को बचा रही हैं, पारिस्थितिक तंत्र को बचा रही हैं। तो अब इनके बारे में पहले जानना है, तो ऊटर का पहले तस्वीर देख लेते हैं। तो ये ऊटर है। अब ऊटर किस एरिया में पाया जाता है, तो जो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका का जो ये कैलिफोर्निया के आसपास से अलास्का वाला एरिया, इसमें ये पाए जाते हैं। अब जो कैलिफोर्निया के आसपास यहाँ पे हुआ क्या है कि हजारों की संख्या में हरे केकड़े यहाँ पे पाए जाते हैं, जो कि ये इन्वेसिव स्पीसीज है, मतलब आक्रामक प्रजाति है। वो इस एरिया में आके यहाँ की पारिस्थिति को खराब कर रही थी। तो ये ऊदबिलाव या ऊटर क्या करते हैं, इस एरिया में जो जन प्रजातियां हैं इन हरे केकड़े की, वो उन्हें खा लेते हैं। तो परिस्थिति को बचाने में क्या मिलता है, जो इकोसिस्टम है वो अच्छा बना रहता है। तो इसलिए इनका काफी महत्व बढ़ गया है। अभी बीच में इनका माना जाता था कि ये लुप्त प्राय में है, मतलब लुप्त प्राय में ही आते हैं, तो बीच में ये दिखते नहीं थे, पर अभी इनकी संख्या फिर से देखी गई है। तो ये नेबला परिवार के होते हैं, वो जो ऊटर होते हैं, अमेरिका के पश्चिमी एरिया में पाए जाते हैं। और ये पानी के प्रतिरोधी फर होते हैं, इनमें पानी में और मतलब पानी के एरिया में ये रह सकते हैं। दूसरा आहार देखें तो आहार ये मांसाहारी होते हैं, तो ये केकड़े, मोलस्का, सीप मछली ये सब खाते हैं। अन्य स्तनधारियों के विपरीत इनमें हाइपोथर्मिया से बचने के लिए क्या नहीं होती, वसा की मोटी परत नहीं होती। चूंकि अलास्का वाला अगर हम क्षेत्र देखेंगे तो ये उत्तर में है काफी। तो ये उत्तर में, तो यहाँ पे बर्फ ज्यादा, एरिया ठंडा होता है, तो ऐसे एरिया में ज्यादातर जानवर हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाते हैं। तो उसके लिए उनमें मोटी परत होती है। क्योंकि ऊटर में ये परत नहीं होती है, इसलिए इन्हें अपने शरीर को गर्म करने के लिए ज्यादा भोजन की आवश्यकता होती है। अब पारिस्थिति में, इकोसिस्टम में इनकी अगर भूमिका देखेंगे, तो कैल्प वनस्पति जो पाई जाती है उनकी कीस्टोन प्रजाति है ये। तो कीस्टोन प्रजाति पूरे पर्यावरण को कंट्रोल करती है उस एरिया के। तो कैल्प वनस्पति के एरिया की है कीस्टोन। अब कैल्प वनस्पति क्या होती है, जिनसे सी अंडर सी फॉरेस्ट कहते हैं।
इन्हें अंडर सी फॉरेस्ट मतलब समुद्र के अंदर यहाँ पे केल्प शैवाल पाए जाते हैं। उन्हीं के आधार पर केल्प वनस्पति का नाम पड़ जाता है। शैवाल एल्गाई मतलब पाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं ऊटर कि यहाँ पे केकड़े हैं, समुद्री अर्चिन है, अन्य जो आबादी होती है जो इन वनों को केल्प वनों को नुकसान पहुंचाती है, उन्हें ये खा लेते हैं। तो इससे क्या होता है, इकोसिस्टम में बना रहता है। और अगर इकोसिस्टम सही रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड में जो होगा उसका समुद्र अवशोषित अच्छे तरीके से करेगा, तो पर्यावरण के लिए अच्छे होते हैं। अगला है सरकार का टी बिल के माध्यम से बाजार से 4 लाख करोड़ रुपए ले रही है। तो टी बिल होते क्या है? तो टी बिल ऐसा समझते हैं इन्हें आसान भाषा में कि अगर कोई व्यक्ति है, उसका कोई मित्र है, वो 100 रुपए मांगता है, तो 100 रुपए अगर उसे जरूरत है तो मांगा जाएगा, तो उसे हम टी बिल कहेंगे। मतलब 1 साल से कम के लिए, अल्प समय के लिए अगर किसी को रुपए दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, टी बिल। मतलब जब सरकार मांगती है, तो इसका पर ये क्या है, ये सरकार के होते हैं ट्रेजरी बिल। टी बिल का मतलब क्या है, ट्रेजरी बिल। तो ट्रेजरी बिल अब इन्हें दिया कैसे जाता है, तो मान लो वही एक मित्र ने दूसरे मित्र को 100 रुपए देने हैं, उसने मांगे, तो ये ट्रेजरी बिल में क्या होगा, इनमें ब्याज नहीं मिलता है। तो दिए कैसे जाएंगे कि जिस व्यक्ति से 100 रुपए दिए जाएंगे, मतलब 100 रुपए की उम्मीद की जाएगी, उसे 98 में ये दिया जाएगा ट्रेजरी बिल। मतलब सरकार सरकार को जब दी, सरकार इसे क्या करेगी, 98 रुपए में लेगी और 100 रुपए लौटाएगी जो ट्रेजरी बिल के हैं। तो 2 रुपए का इन व्यक्ति को क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। दूसरा क्या है, ट्रेजरी बिल में कभी घाटा नहीं होता है, चूंकि ये सरकार के बिल्स होते हैं, तो सरकार हमेशा लोगों को रुपए लौटाती है, तो ट्रेजरी बिल में कभी घाटा नहीं हो सकता है। तो ये तो और ये सरकार के लिए काम कौन करता है, टी बिल को लेना मतलब खरीदना बेचना, तो ये आरबीआई ही करेगा। तो लगभग 4 लाख करोड़ के आसपास ये खरीदे जा रहे हैं। तो टी बिल चूंकि ट्रेजरी बिल्स 3 तरीके के होते हैं, 91 डेज के, 182 डेज के और 364 दिन के, 364 के। मतलब क्या हुआ, 1 साल से कम के लिए जब सरकार उधार लेती है मार्केट से, तो उन्हें टी बिल के रूप में लिया जाता है, तो ट्रेजरी बिल। तो 91 डेज के हो सकते हैं, 3 महीने, 6 महीने और 1 साल के हो सकते हैं ये। तो ये हो गया, और सरकार इस टाइम ये ले रही है। अब इनका यूज देखें, तो सरकारें जब रुपए लेती हैं प्रतिभूतियों के माध्यम से, केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, उधार लेती हैं मार्केट से। क्यों, अपने राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए, मतलब वित्त पोषित करने के लिए, किसी योजना के लिए या कभी। तो टी बिल, केंद्र सरकार ट्रेजरी बिल और बॉन्ड दोनों जारी करता है। ट्रेजरी बिल और बॉन्ड, टी बिल जो होते हैं वो बॉन्ड दोनों जारी करती है। पर जो राज्य सरकारें होती हैं वो केवल बॉन्ड जारी कर सकती हैं। राज्य सरकारें क्या क्या जारी कर सकती हैं, केवल बॉन्ड जारी कर सकती है, अंतर होता है इनमें। और इन्हें जब जो स्टेट गवर्नमेंट अगर बॉन्ड जारी करती है तो उसे कहते हैं SDL, मतलब राज्य विकास ऋण। तो स्टेट डेवलपमेंट जो होता है लोन, तो राज्य विकास ऋण कहा जाता है जब राज्य सरकार लेती है। तो इनमें, और हमने देखा है कि जोखिम इसमें नहीं होता है। टी बिल पे कोई ब्याज नहीं मिलता है, जीरो कूपन होता है। क्यों, क्योंकि ये पहले ही कम रुपए पे दिया जाता है, 98 पे दिया जाएगा, जब मिलेगा तो 100 रुपए मिलेंगे, तो इसमें ब्याज नहीं मिल रहा है। अगला है जारी कौन करेगा, वही आरबीआई सरकार के लिए काम करती है, बिक्री और खरीद का काम करती है। तो ये अगला एक आर्टिकल है चुनाव से संबंधित। अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए थे, तो चुनाव आयोग ने एक डाटा निकाला है। कहा है कि भारत के बहुत सारे लोगों ने, मतलब लगभग 1,20,000 लोगों ने मतदाता सूची में नामांकन कराया था, जो विदेशी हैं, मतलब NRI हैं, भारत से बाहर जॉब कर रहे हैं। पर उनमें से बहुत कम लोग थे जिन्होंने वोट किया था। अब संख्या तो नहीं आएगी, पर सबसे ज्यादा जो विदेशी लोगों ने नामांकन कराया था उनमें केरल था, आंध्र प्रदेश था, तमिलनाडु थी। मतलब साउथ के एरिया ज्यादा है, केरल के लोग ऐसे ही विदेश में जाते हैं। और उसके बाद आंध्र प्रदेश रहेगा, उसके बाद तेलंगाना वाला एरिया, तो ये था। उसके बाद है, अब मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि एनआरआई के पास अधिकार क्या होते हैं, तो वो अधिकार देख सकते हैं। तो एनआरआई वोट कैसे देते हैं, जब उन्होंने 1 लाख के आसपास ने जो, जब मतलब अपना पंजीकरण कराया था, तो वोट कैसे देते हैं, तो एनआरआई के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। वो भारत में ही आएंगे अपने विधानसभा क्षेत्र में और वोट देंगे, मतलब उन्हें आना पड़ेगा भारत में एनआरआई को, तो ज्यादातर लोग आए नहीं वहां से। और दूसरा क्या है, जब वो वोट देंगे तो अपना उन्हें पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा, तो ये नॉर्मल सी बात है। मेन बात है कि उन्हें भारत में आना पड़ेगा। अगर ऐसा पूछा जाए वहीं से वोट कर सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। और भारत की नागरिकता हमेशा कहती है प्रावधान की, कोई अन्य देश का नागरिक अगर हो चुका है तो वो व्यक्ति पात्र नहीं होगा। अब एक टर्म आती है मतदाता और निर्वाचक, में क्या अंतर होता है, एक को हम कहते हैं मतदाता और एक को कहते हैं निर्वाचक। तो जो व्यक्ति अपना वोट देता है,
वो मतदाता कहलाएगा। पर जो सूची में आ गया है, वोट नहीं दिया है, वो क्या कहलाएगा? निर्वाचक कहलाएगा। तो अगर सूची में है पर वोट नहीं अभी दिया तो निर्वाचक, और वोट देने के बाद क्या कहलाएगा? मतदाता कहलाएगा। अगला आर्टिकल है मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश में जो बाघ है उनका स्थानांतरण हो रहा है, मतलब टाइगर की अगर संख्या किसी क्षेत्र में ज़्यादा बढ़ जाती है तो एक क्षेत्र से दूसरी क्षेत्र में भेजा जाता है उन्हें। तो मध्य प्रदेश से 25 टाइगर को राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा इनमें भेजा जा रहा है। अब जो टाइगर होते हैं वो बिल्ली वाली श्रेणी में सबसे बड़े होते हैं, और ये सबसे बड़ा अभी तक का स्थानांतरण भी है कि एक क्षेत्र से दूसरे जगह जाएंगे 15। अब इनमें है कहाँ-कहाँ जाएँगे, ये स्थानांतरित किया जाएगा, तो बांधवगढ़, पेंच और कान्हा सारे एमपी में यहाँ से स्थानांतरित किया जाएगा। मतलब एमपी से चूंकि इन राज्यों में जाना है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तो एमपी के किन क्षेत्रों से ये जाएंगे? तो बांधवगढ़, पेंच और कान्हा टाइगर रिजर्व से जाएंगे। गंतव्य स्थान देख चुके हैं, राज्य नहीं याद करने की कितने जाएंगे ये संख्या इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य मध्य प्रदेश इस परियोजना को सुविधा दे रहा है क्योंकि उसके पास क्या है? सबसे ज्यादा टाइगर हैं। मध्य प्रदेश के पास कितने हैं? लगभग 800 के आसपास, याद रख सकते हैं रैंडम में कि 800 के आसपास टाइगर हैं इनके पास है। अब ये सरकार मतलब मंजूरी कौन देता है इन चीजों को? तो एनटीसीए है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, वो इसे मंजूरी दी है उसने। मतलब टाइगर के संबंध में जब कुछ भी होता है तो एनटीसीए चर्चा में हमेशा आता है। अब कान्हा, बांधवगढ़ और पेंच इनके बारे में देखते हैं। तो जो कान्हा टाइगर रिजर्व है उसकी पहले लोकेशन देख लें। तो एमपी का अगर मैप देखेंगे तो कान्हा टाइगर रिजर्व ये है। तो कान्हा टाइगर रिजर्व है, और उसके बाद सारे देख लेते हैं। सबसे पहले पेंच देखते हैं। तो पेंच वाला जो एरिया है, पेंच, वो पेंच कहाँ है? मध्य प्रदेश और राज्य जो महाराष्ट्र है उस वाले एरिया में। तो मध्य प्रदेश ये है, महाराष्ट्र ये है। तो पेंच है यहाँ पे, तो ऐसे याद कर सकते हैं। इनके बीच में पेंच फंसा है, लड़ाई होती है, मतलब पेंच है, तो ये पेंच है इनके बीच में। जबकि कान्हा थोड़ा ऊपर रहेगा, पेंच से थोड़ा ऊपर जाएंगे छत्तीसगढ़ की साइड, तो इस साइड पड़ेगा कान्हा, और कान्हा के ऊपर पड़ेगा पन्ना, पन्ना वाला है, और इधर है बांधवगढ़ वाला। तो बांधवगढ़, कान्हा और पेंच, ये तीन अभी चर्चा में चल रही है। तो बांधवगढ़ वाला एरिया टाइगर रिजर्व ये है, उसके बाद कान्हा और उसके नीचे पेंच आ जाएगा। और अगर इसमें देखेंगे तो कान्हा ये रहा। तो पेंच, पेंच के बाद और ये रेंज जो है यहाँ पे वो कौन सी है? सतपुड़ा रेंज है। तो ये होगा। अब वही क्षेत्र देखते हैं, जैसे जो कान्हा है टाइगर रिजर्व, केटीआर जैसे शॉर्ट में कहते हैं, कान्हा किसली टाइगर रिजर्व, वो नेशनल पार्क है जो, ये मध्य प्रदेश और भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यानों में से है कान्हा। तो मतलब जो कान्हा है सब भारत के सबसे बड़े में है। सतपुड़ा पर्वतमाला जो देख चुके हैं, उसकी मैकाल श्रेणी है, मतलब सतपुड़ा पर्वतमाला बड़ी है, उसमें मैकाल जो श्रेणी है उस श्रेणी के अंतर्गत ये आता है। तो कान्हा का मैकाल वाला है। भारत में सबसे बड़ा पहला टाइगर रिजर्व है जिसे आधिकारिक मास्कट है, जिसका अपना एक मास्कट है, मतलब इसके पास एक अलग से है, इसकी पहचान है एक अलग। तो इसे भूरसिंह द बारहसिंगा कहते हैं। मतलब क्या हुआ मास्कट का? कि ये बारहसिंगा एक प्रतीक के रूप में है, तो बारहसिंगा के लिए जाना जाता है। तो पूछा जाएगा बारहसिंगा के लिए भारत में कौन सी एरिया फेमस है? तो कान्हा टाइगर रिजर्व है। तो भूरसिंह द बारहसिंगा के नाम से इसका जो पॉपुलर नाम है वो चलता है। तो यहाँ पे कई सारे जानवर पाए जाते हैं। उसके बाद है बांधवगढ़ आ जाओ, तो ये वाला सतपुड़ा की मैकाल श्रेणियों में था। उसका दूसरा है बांधवगढ़ जो थोड़ा ऊपर था। बांधवगढ़ विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में है। बांधवगढ़ कहाँ है? बांधवगढ़ जो है ये वाला, तो ये विंध्यन और वो सतपुड़ा और विंध्यन के बीच वाले एरिया में पाया जाएगा, तो ये याद रख लेना है। श्रेणियों के बीच में यहाँ पे जो फॉरेस्ट पाए जाएंगे वो कैसे पाए जाएंगे? उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती, पर्णपाती पाए जाएंगे क्योंकि जीरो के वो 23 के आसपास है, और नम पर्णपाती पाए जाएंगे। पर अगला है पेंच। पेंच कहाँ था? महाराष्ट्र की तरफ। तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में पेंच है। यहाँ सतपुड़ा है, चूंकि ये थोड़ा नीचे वाले एरिया में है पेंच, तो यहाँ सतपुड़ा रेंज है, इसके आसपास सतपुड़ा रेंज है, क्योंकि विंध्यान और सतपुड़ा के बीच में ये वाला था बांधवगढ़। तो ये कहाँ है? सतपुड़ा है, पेंच वाला। पेंच नदी भी यहाँ से बहती है, तो इस वजह से इसका नाम है। यहाँ पे उष्णकटिबंधीय मिश्रित पर्णपाती वन पाए जाते हैं, सागौन वगैरह। तो ये हो गया। अगला है टाइगर वाला है। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है टाइगर का इस बार? नहीं, पहले भी स्थानांतरण हो चुका है, 2018 में इनका स्थानांतरण हुआ है। तो ये हुआ आज का।